मुसाफिर नंबर 72। मुसाफिर किस नंबर 72। दिन चढ़े चंदू की सूरत जागी। इसने सर इधर उधर पटका, चारपाई में उठ बैठने की कोशिश की, मगर बदन का उज रुक रहा था। मुंह से मुसलसल कराहें खारिज हो रही थी। मजहर जल्दी से करीब पहुंचा। उसके हाथ में चमकदार फल वाली कुल्हाड़ी थी। गुर्राया, मैं तुम्हें तरस खाकर यहाँ लाया था, मगर तुम इस काबिल नहीं हो। मियाँ साहिब ने तुम्हें बड़ी नहर में फेंकने का हुक्म दिया था। अच्छा करता कि मियाँ साहिब का हुक्म मानता। मैं तुम्हें बीवी बनाकर इज्जत की जिंदगी देना चाहता था, मगर तुम्हें इज्जत रास नहीं है। भाग रही थी ना। इसकी आंखों में खौफ भर गया। थूक निकलकर बोली, मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बजर ने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और सर से बुलंद करके बोला, नहीं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस तरह जिंदा रखूंगा कि तमाम उम्र सिसकती तड़पती रहोगी, मगर यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सको। आज एक टांग काट रहा हूँ, अगर तुम एक टांग से भागने की कोशिश करोगी तो दूसरी भी काट कर फेंक दूंगा। चंदू का चेहरा मारे दहशत के सफेद हो गया और आंखें पूरी वुसअत में फैल गई। इसने तमाम तर कुव्वत से चीखना चाहा, मगर आवाज सीने में ही फड़फड़ा कर रह गई। मजहर ने जबड़ा भींचा, एक जोरदार गाली दी और कुल्हाड़ी को पुश की तरफ लहराया। इसी दम भी कुल्हाड़ी का तेजदार फल चंदू के घुटने के जोड़ को दो लख्त कर सकता था। ऐसे वक्त में चंदू की किस्मत बेदार हो गई। मजहर की बूढ़ी माँ चीखकर उठी और बेटे को उसके मुकरू इरादे से बाज रखने के लिए दौड़ी। चारपाई की पांति के करीब पहुंची तो पत्थर की बनी हुई दोरी से ठोकर खाकर चारपाई पर आन गिरी। एन इसी लम्हे मजहर के हाथ पूरी कुव्वत से नीचे आए और चंदू के घुंटों पर औंधे मुंह गिरी। बूढ़ी की खोपड़ी के अकबी हिस्से में कुल्हाड़ी का फल निस्फ तक धंस गया। बूढ़ी के हलक से खरखराहट निकली और इसके निचला धड़ तड़पने लगा। बालाई धड़ बिल्कुल साकित होकर रह गया। मजहर के ओसान खता हो गए। इसने कुल्हाड़ी को खींचकर निकालना चाहा, मगर आहनी बल खोपड़ी की हड्डी में फंस गया था। उससे 2-3 झटके दिए, मगर नाकाम होकर फटी फटी आंखों से मां के सर से निकलते भल करते खून को देखने लगा। चंदू ने जो ही कुल्हाड़ी के फल को अपनी टांगों की तरफ आते देखा था, इसने आंखें गैर मामूली सख्ती से बंद कर ली थी। बूढ़ी की खरखराहट सुनने के बाद उसे सूरत हाल को समझने और खुद को संभालने में कुछ वक्त लगा। फिर टांगे खींचकर बूढ़ी के इस्तख्वानी वजूद तले से निकली और बरकी मुस्तद्दी से चारपाई से उतरकर दीवार तक चली गई। वो कमरे से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि बूढ़ी का आधा वजूद चारपाई पर था, जबकि इसकी टांगें दरवाजे तक फैली हुई थी। मजहर अभी होश में नहीं था, मगर वो जो ही दरवाजे का रुख करती उसे दबोच लेता। माँ के गैर मुतवक्को और गैर इरादी कत्ल के बाद इसकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई थी कि उससे किसी भी रहम आमेज अमल की तवक्को अब्स थी। अचानक मजहर होश में आ गया। हाय की फटी फटी आवाज़ हलक से बरामद करते हुए चारपाई पर औंधी पड़ी माँ पर गिर गया। इसने नब्ज टटोलने और सांस महसूस करने की जहमत नहीं की थी। या तो उसे ध्यान नहीं रहा था, या उसने अज खुद माँ की मौत का यकीन कर लिया था। चंदू ने खूबसूरत नजरों से इर्द गिर्द देखा। वो गैर इख्तियारी तौर पर किसी ऐसी चीज़ को खोज रही थी जिसे अपने बचाव के लिए हथियार बना सके। उसकी कोशिश अकारत नहीं गई और इसे अपने दाहिने हाथ पर दीवार की जड़ के साथ पड़ा हुआ चौबी डंडा नजर आ गया। इस डंडे को मुकामी जुबान में मलना कहा जाता है और कमोबेश हर देहाती घर में मौजूद होता है। इसकी मदद से चटनी कूटी जाती है या हंडिया में डालने के लिए गर्म मसाला और सुर्ख मिर्चें पीसी जाती हैं। इसने चौबी मलना उठाया, दोनों हाथों में सख्ती से पकड़कर सर से बुलंद किया और बगैर सोचे बिजली किसी मुस्तद्दी से कदम बढ़ाकर मजहर के सर पर दे मारा। धमाके की आवाज़ कमरे में गूंजी। मजहर ने सर उठाया, उसे दहशतनाक नजरों से देखा और खड़ा होना चाहा, मगर तब तक चंदू मजहर के तालू पर दूसरा कारगर वार कर चुकी थी। दूसरा धमाका पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। खून का फवारा उबला और मजहर चारपाई की बाँ पर हाथ रखकर खड़ा होने की कोशिश में लहराता हुआ दीवार की जड़ में ढह गया। चंदू के पैरों में और बाहों में बिजली भर गई। चारपाई का चक्कर काटकर इसके सर पर पहुंच गई। चौबी मलना हवा में बुलंद किया तो मजहर ने मुदाफियाना अंदाज में अपने दोनों हाथ पूरी तौर पर सर पर रख लिए। मलना एक हाथ पर लगा, हाथ की कई हड्डियां चटक गई। चंदू ने पे दर पे 20 वार करके उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। इस पर वहशत सवार थी। इसके मरने के बाद भी वो काफी देर तक जबड़े भींचे वहशाना अंदाज में इसकी खोपड़ी कूटती रही। फिर डंडा एक तरफ फेंक कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। हाँपते हाँपते सिसकने लगी। इससे पहले इंसान को कत्ल करते और कत्ल होते देखा था, आज अपने हाथों से कत्ल करके रो रही थी। ये सब कुछ गैर इरादी तौर पर हुआ था। अगर उसे एक लम्हे को भी ख्याल आ जाता कि वो क्या करने लगी है
شاید زندگی کا پہلا قتل سر انجام نہ دے پاتی۔ خوف و ڈر انتہائی حد پر پہنچ کر انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے دونوں لاشوں کو باری باری دیکھتی رہی، روتی رہی، پھر ڈرنے لگی، گھٹنوں میں سر ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر کمرے سے یا ڈیرے سے نکل جاتی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مگر قسمت اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے پس مردہ اور نڈال بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تو ڈیرے کی محیب سکوت والی فضا میں موٹر سائیکل کی انجن کی پھٹ پھٹ گونجی۔ وہ بے حس بیٹھی سنتی رہی۔ موٹر سائیکل دروازے پر آن رکی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ کمرے کے دروازے تک آئی۔ چندو نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھایا۔ ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ دروازے تک آن پہنچنے والا اپنی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر لیے مظہر علی اور بوڑھی کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چندو کو نہیں دیکھا تھا یا دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ تو حلیے سے کسی بھی طور مظہر علی کی قبیل کا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے سادہ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جبکہ گلے میں سیاناری والا اسٹیتھوسکوپ لٹکا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں بلڈ پریشر چیک کرنے والا آپریٹر، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ننھا سا ہینڈ بیگ تھاما ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا۔ چندو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس جگہ پر کسی ڈاکٹر کی آمد نہایت غیر متوقع تھی۔ ڈاکٹر محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، اسے دیکھا اور کچھ پوچھے بغیر باری باری دونوں لاشوں کا معائنہ کیا۔ لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتار کر کھڑا ہوا اور صاف لہجے میں بولا، اے لڑکی، کون ہو تم اور ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ چندو نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، دیوار کا سہارا بھی لیا، مگر ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ بے بسی سے معمول نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے اپنا سوال دہرایا، وہ تب بھی خاموش رہی تو وہ 90 تلے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر پیروں کے بل کچے فرش پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں یہاں کبھی کبھی آیا کرتا ہوں۔ اس بوڑھی کو جو اس وقت مردہ حالت میں چارپائی پر پڑی ہے، نیورو وین کا ٹیکہ لگانے کے لیے، تم آج سے پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ جلدی بولو، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے منہ کھولا، میں چندو ماہی۔ ڈاکٹر بھانپ گیا کہ خوف اور دہشت کی شدت سے اس کے حواس بحال نہیں تھے۔ پانی بھر لایا، پلانے کے بعد بولا، انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ یہ کلہاڑی سے میری ٹانگ کاٹنا چاہتا تھا۔ بوڑھی مجھے بچانے کے لیے آئی تو اس کے سر میں کلہاڑی لگ گئی۔ پھر میں نے اس کی آواز رند گئی اور وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ مظہر کی کیا لگتی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے اغوا کر کے لایا ہے۔ کہاں سے؟ مجھے بیٹ خیرپور سے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر اس کی کہانی ایک جملے میں سمیٹی جانے والی نہیں تھی۔ ڈاکٹر چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، پھر بولا، تم شادی شدہ ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ ایک خشمگی نظر آنکھیں پھیلائے مردہ پڑے مظہر علی کو دیکھا۔ ہونٹوں کو غیر معمولی سختی سے دانتوں میں کچلا بولی، مجھے یہاں سے نکال لیں، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گی، مگر خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ بہت ظالم بھیڑیے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ آدمی تھا سمجھ گیا کہ وہ تو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اٹھا، اسے ہاتھ کا اشارہ کرتے باہر جانے کا حکم دیا۔ خود کو سنبھال کر اٹھو اور پورے گھر کی تلاشی لو۔ تمہاری کوئی نشانی یا سامان گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ گی۔ جب بھی مجھے اٹھا کر یہاں لایا میں خالی ہاتھ تھی۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ پولیس کا خیالات اس کی حالت خاصی دیگرگو ہونے لگی۔ وہ دقت تمام کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر اس دوران گہری سوچ میں مستغرق رہا۔ جو ہی وہ خود کو رگیدتی ہوئی چارپائی کے پاس پہنچی، ڈاکٹر نے شانوں سے پکڑ کر بوڑھی کی لاش کے قریب چارپائی پر بٹھا دیا۔ جلدی سے اس کے پیروں سے چپل کھینچ لی۔ چندو نہ سمجھتے ہوئے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے برق رفتاری سے چندو کی چپل بوڑھی کے پیروں میں ڈال دی اور اس کی چپل اٹھا کر چارپائی کے نیچے رکھ دی۔ اس نے کمرے کے سامان میں کچھ اور تبدیلیاں کی۔ مطمئن ہو کر بولا، اے لڑکی، میں تمہیں اٹھا کر باہر لے جاؤں گا۔ تم یہ خیال رکھو گی کہ تمہارے پیر کہیں بھی زمین پر نہیں لگنے چاہیے، اوکے؟ وہ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی، مگر یہ نہ سمجھ پائی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ کثرتی بدن کا مضبوط اور گھٹے بدن کا مالک تنومند شخص تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اور آپریٹر چندو کو تھمایا اور اسے ایسے اٹھا لیا جیسے وہ 7-8 سال کی بچی رہی ہو۔ مکان سے باہر لا کر اسے موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر بولا، زمین کو چھوئے بغیر اپنے پاؤں فٹ ریسٹ پر رکھ لو۔ وہ ہدایت پر موٹر سائیکل پر احتیاط سے بیٹھ گئی۔ اس دوران ڈاکٹر نے ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل کو سنبھالے رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ کک مارتے بولا، میں نہیں چاہتا تمہارے پیروں کے نشان پولیس کو مجھ تک پہنچا دیں۔ ٹھیک سے بیٹھ گئی ہونا؟ اس نے جی کہا۔ موٹر سائیکل اسی پگڈنڈی پر چل پڑی جس پر وہ صبح بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل سرخ اور سفید بلاکوں والی 4 دیواری کے متوازی کچے راستے پر پہنچ گئی۔
चार दीवारी के तकरीबन वस्त में पहुंचकर डॉक्टर ने दीवार के साथ मोटरसाइकिल रोकी, अपना पांव दीवार को बाहर निकली हुई बुनियाद पर जमाया, थोड़ा पहलू बदला और उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाओ और वहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं मेन गेट की तरफ से आता हूँ। चंदू का जिस्म टूट फूट का शिकार था, मगर पुलिस के खौफ से उसने अपनी तमाम तर तवानाइयों को यकजा किया और डॉक्टर की मदद से दीवार फांद ली, जबकि डॉक्टर ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। चंदू कम बुलंद दीवार और सुर्ख ईंटों वाली बुलंद इमारत के दरमियान ईंटों की रविश पर गिरी थी। नंगे पैरों में ईंटों के कंकड़ चुभे और वो परवाना करते हुए सहमे सहमे अंदाज में इर्द गिर्द देखने लगी। इतराफ में सिवाय जंगली घास की करके उड़ी रंगत वाले पौधों और बजरी के बुलंद ढेर के अलावा कुछ नहीं था। इसके हाथों कत्ल हुआ था, बेऔकात और बेसहारा थी। दूर दूर तक आफियत का कोई गोशा दिखाई नहीं देता था। तभी इस सरकारी इमारत को देखकर मजीद सहम गई, क्योंकि डॉक्टर सरकारी आदमी था और मुबादा उसे पुलिस की तहवील में देने के लिए यहाँ लाया हो। दिल धक से रह गया, चाहा कि दीवार फांद कर निकल भागे। सोच आई कि उसे ये तो इल्म नहीं कि वो इस वक्त इस इलाके में थी, यहाँ से किस तरफ जा सकती थी और उसे किधर का रुख करना चाहिए था। ऐसे में उसे कत्ल गाह से निकाल कर लाने वाला डॉक्टर बुलंद इमारत की बाईं नुक्कड़ से निकला और हाथ के इशारे से उसे अपनी जानिब बुलाने लगा। वो मैकेनिकी अंदाज में ऐसे ऐसे चलती हुई उसके करीब पहुंची। इसने हाथ थामा और खींचते हुए इमारत के अंदर ले गया। राहदारी के आखिरी कमरे का दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया, बोला, तुम इस कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। कमरा अटैच्ड बाथ है और फ्रिज में खाने पीने का सामान पड़ा है। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में कई अंदेशे सरसरा गए। उसके चेहरे पर रक्सा परछाइयों को देख रहा था। दुरुस्त लहजे में बोला, 2 कत्लों का मामला है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो सारा मामला तलछट हो जाएगा। अगर तुम मुझ पर एतमाद ना करो तो भले बाहर निकल आओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता रहा है और क्या होगा। वो सहम गई, झट से बोली, नहीं, मुझ पर रहम करे। मैं रहम करने वाला कौन होता हूँ? वक्त ज़ाया ना करो, जो कह रहा हूँ वो करो। अगर तुम रहम को कॉन्सेप्ट को समझती हो तो जाओ वजू करो, जरूरत समझो तो गुस्ल करो और रहम करने वाले से रहम की अपील करो। डॉक्टर के लहजे की खुनकी अपनी तमाम तर संगीनी समेत चंदू की समात में उतर गई। इसके चेहरे पर फैली हुई संजीदगी और सख्ती को एक नजर देखते हुए कमरे में घुस गई। अपनी हवस की आबियारी करने वाले लोग हमेशा इंसान को राह से गुमराह करते हैं, मगर वो चंदू को भटका नहीं रहा था, उसे खुदा की तरफ रागिब कर रहा था। वो जिंदगी के पाइप में दौड़ते दौड़ते चकरा गई थी। चकराई हुई फहम सहारों से भी डरने लगती है। वो सहमी सहमी नजरों से इस बड़े कमरे और बेतरतीब पड़े हुए सामान रोजमर्रा को देखने लगी। बड़ी सी विंडो जिसके कई शीशे टूट गए थे और वहां गत्ते चिपकाए गए थे के करीब चौबी मेज पड़ी थी, जिस पर मुख्तलिफ अदवियात बिखरी हुई थी। एक साल खुर्दा कुर्सी भी करीब पड़ी थी। मरीजों का स्प्रिंगों वाला बेड किताबों से भरा हुआ था। बरकी कोंदे की तरह मामूली जुबान की बात याद आई, मुताला करने वाला बेईमान और जालिम नहीं होता। दिल को एक जरा ढारस मिली और उसे एलाने वाला बेईमान और जालिम नहीं था, बल्कि खुदा को याद करने वाला शख्स है। कमरे के दूसरे कोने में फ्रिज पड़ी थी जो नहीं मालूम हो रही थी। टीवी भी मौजूद था। डॉक्टर की भारी आवाज दूर कहीं सुनाई दी। पता चल गया कि ना सिर्फ इस कोठी नुमा इमारत से निकल गया था, बल्कि इसके इर्द गिर्द और लोग भी मौजूद थे। फरार होने का मौका हाथ लग गया था। तभी लपक कर दरवाजे में आई। ये देखकर हैरत हुई कि दरवाजा गैर मुकफ्फल था। वो खुले ताक को थाम कर एक जरा रुकी। सोचा, मैं क्यों भाग रही हूँ? कैद खाना मुकफ्फल होता है, जाए अमान गैर मुकफ्फल होती है। उसे यहाँ लाने वाले ने उसे कैद नहीं किया था, बल्कि पनाह दी थी, और पनाह देने वाले से भागना दानिशमंदी नहीं होती। सोच में पड़ गई। फिर किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर गैलरी में दाएं हाथ चलती चली गई। बड़े दरवाजे में रुक गई। वो भी गैर मुकफ्फल था। इसने ताक को थोड़ा सा खोला और दर्ज बनाकर बाहर झांका। तकरीबन 200 फीट के फासले पर बड़ा सा बरामदा दिखाई दे रहा था। बरामदे में डॉक्टर, एक औरत और मर्द के साथ खड़ा महवे गुफ्तगू था। उन दोनों को समझाया बता रहा था। चंदू को अंदाजा हो गया कि अस्पताल के अहाते में बनी हुई रहायशी कोठी में खड़ी थी, जबकि उसके सामने अस्पताल की मरकजी इमारत इस्तादा थी। इसने दर्ज बड़ी की। बरामदे में पड़े हुए 24 बेंचों पर कई औरतें और मर्द बैठे दिखाई दिए, जो दवा दारू लेने के लिए आए हुए थे। वो बेजान अंदाज में दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई। की पाइप वाली इकलौती चारपाई पर बैठकर सर थाम लिया। डॉक्टर का सरापा नजरों में घूमने लगा। वो देखने में अच्छा लगा था। देखने में तो यारन खान, मियाँ दिलबर हुसैन और हैदर खान भी अच्छे लगते थे। उमर हयात भी बहुत सोना था। इन सब की वज़ाकता उजली थी, मगर असलियत बहुत डरावनी और कबीह थी। सर झटक कर बड़बड़ाई, अच्छा इसकी असलियत भी सामने आ ही जाएगी।
زیادہ سے زیادہ وہی کچھ ہوگا جو اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ ماحول میں مختلف آوازیں چکرا رہی تھی، مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل تھا۔ چہار دیواری کی منسلکہ کچے راستے پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے 2-3 مرتبہ گزرنے کی آوازیں کانوں میں پڑی۔ مظہر علی اور بوڑھی عورت کا مردہ خوفناک چہرہ آنکھوں میں لہرا گیا۔ اسے ایک جھرجھری آئی، اپنی کیفیت سے ایک ذرا استثنا ہوا تو اسے بھوک اور نقاہت کا احساس ہوا۔ بدقت تمام فریج تک پہنچی۔ فریج میں انڈے، دودھ اور دواؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے ٹھنڈے دودھ کے 2-4 گھونٹ بھرے۔ فریج کے اوپر سٹیپلائزر رکھا ہوا تھا جس کے قریب خاصی تعداد میں بسکٹوں کے ٹکی پیک کھڑے تھے۔ ایک پیک اور پانی کی بوتل اٹھا کر چارپائی پر آ گئی۔ دودھ کی نسبت پانی کم ٹھنڈا تھا۔ بسکٹوں کو پانی کے ساتھ حلق میں اتارا اور کراتی ہوئی چارپائی پر دراز ہو گئی۔ بیچارگی سے اپنے اجنبی محسوس ہونے والے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ نیند کانٹوں پر بھی آ ہی جاتی ہے، آ گئی اور وہ بے خبری کے گہرے استغراق میں چلی گئی۔ بیدار ہوئی تو کمرہ تاریک تھا۔ اپنی اتنی طویل نیند پر حیرانی ہوئی، وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے اینٹتے ہوئے بدن کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ گیلری کے بائیں دہانے پر بلب کی پیلی روشنی دیکھ کر اس طرف آ گئی۔ کھلے سین میں چارپائی پر ڈاکٹر کو نیم دراز حالت میں مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ کر رک گئی۔ وہ بغیر بازو والی سفید بنیان اور کمر سے بندھی ہوئی خانوں والے تہبند میں بالکل دیہاتی لگ رہا تھا۔ سیاہ و سفید ملے جلے بال بلب کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتی قریب آ گئی۔ اس سے پہلے اس کا سایہ مطالعے میں مستغرق ہوا اور ڈاکٹر تک پہنچ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کتاب بند کر کے سپاٹ لہجے میں بولا، جاگ گئی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا، اگر تم چاہو تو اس کمرے سے کرسی نکال کر یہاں بیٹھ سکتی ہو۔ اور بورڈ کی طرح پلٹی، کمرے میں گئی اور ایک دفتری کرسی نکال لائی۔ کچھ فاصلے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بلب کی روشنی میں نہا گیا۔ وہ کچھ دیر تک کریتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مستبصر ہوا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، فریج سے انڈا نکال کر آملیٹ بنا لو یا فرائی کر لو، کچن میں روٹیاں پڑی ہیں، اگر چاہو تو چائے بھی بنا کر پی سکتی ہو۔ چندو کو اس کا بے تاثر لہجہ غیر فطری سا معلوم ہوا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ چندو ماہی کی کوٹھی میں موجودگی اس کے نزدیک کسی نے واقعے کا درجہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی چھوڑ دی۔ کچن تلاش کیا۔ کچن میں مٹی کے تیل والا چولہا اور ضرورت کے برتن دیکھ کر مشینی انداز میں اپنے بھوک کا سامان کرنے لگی۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا تو ذہن پر چھائی ہوئی بے حسی کی چادر چھٹنے لگی۔ عدم احتیاط کی بدولت چائے کے ایک پیالے سے زیادہ بن گئی تھی۔ اس نے کیتلی میں بچ جانے والی چائے دوسرے کپ میں ڈالی اور دونوں پیالے اٹھائے صحن میں آ گئی۔ بغیر کچھ کہے ایک کپ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چارپائی میں اٹھ بیٹھا اور پیالہ تھام کر بولا، عورت کے ہاتھ کی چائے ٹاکسک ہوتی ہے، مگر تم چونکہ بنا لائی ہو اس لیے پی لیتا ہوں۔ اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ چائے زہریلی تھی یا نہیں؟ مگر ڈاکٹر کا لہجہ بڑا زہر بار تھا۔ سکوت بھرے ماحول میں چائے کے گھونٹوں کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ وہ اچانک بولا، چندو ماہی، تم نے یہی نام بتایا تھا نا اپنا؟ واہ! دور فلک میں تنہا کھڑا چاند پاکیزہ تھا اور کبھی ہاتھ نہ آنے والی مچھلی ماہی۔ نام رکھنے والے پر قربان جاؤ، مگر انسان کتنا منافق ہوتا ہے، اپنے نام کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا۔ یقیناً تم نے بھی اپنی اداؤں سے کئی گھرانے تباہ کیے ہوں گے، اپنے جسم کی چمکاک سے کئی خیمن خاکستر کیے ہوں گے، مگر میرے سامنے معصوم اور مظلوم بن کر کوئی دردناک کہانی سناؤ گی، مجھے باور کرو گی کہ تم پر مردوں کے معاشرے نے بڑے ظلم توڑے ہیں اور تمہیں کسی جرم کیے بغیر سزا دی گئی ہے۔ وہ چائے پینا بھول گئی۔ ایک ٹک اسے دیکھنے لگی جو اپنے ہی رو میں بہک کر بڑے افسرائی انداز میں بول رہا تھا، باوجود کہ اس کا لہجہ درست و جملے تکلیف دہ تھے۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا دل نشیں تھا کہ وہ جملوں کی معنویت پر اپنا دھیان مرتکز نہ کر پائی۔ اس کی محویت دیکھ کر بولا، چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے چوک کر پیالہ لبوں سے لگایا۔ وہ کہنے لگا، زن، زر اور زمین تینوں قتل کے سب سے بڑے محرک ہیں۔ زر اور زمین کے حصول کا محرک در حقیقت زن تک رسائی ہوتا ہے، یعنی ہر رنگ میں عورت ہی قتل کا موجب بنتی ہے۔ تم نے آج ایک قتل کیا تھا، مگر قانون کی نظر میں تم پر 2 قتل ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے نائب قاصد کو بھیج کر پولیس کو بلوایا تھا۔ پولیس والے بڑے بے ایمان اور ہڈ حرام ہوتے ہیں۔ انہوں نے موقع ملاحظہ کیا، نقشے اور تصویریں بنائی، مگر اپنی رپورٹ میں وہی لکھا نے یہ انت نہیں ہوا کہ ان دونوں کے قتل کے پیچھے ایک جوان سا لڑکی کا ہاتھ تھا، جسے میں مکھن کے بال کی طرح نکال کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ مظہر علی پکا وارداتیہ تھا، پولیس کو مطلوب تھا۔ انہوں نے ایک فرضی کہانی گھڑ لی کہ اس کے ساتھیوں نے لوٹی ہوئی دولت کی تقسیم پر برانگیختہ ہو کر اسے بڑی ماں سمیت قتل کر دیا اور ٹائیں ٹائیں فش۔ اس نے بولنے کے دوران چائے پی لی تھی، پیالہ پھیلے ہوئے 4 سودی کھیس پر رکھا
اور मुँह पूछते हुए बोला, मेरा नाम मुनव्वर अली है, मुनव्वर अली शाह। इस अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हूँ, यानी डॉक्टर हूँ। मैंने सारी उम्र भाड़ ही झोंका है, अकेला रहता हूँ क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। खुद पकाता हूँ और मज़े से बैठकर खा लेता हूँ। शादी नहीं हुई क्योंकि मुझे औरत के वजूद से उलझन होने लगती है। क्यों, ये बताना ज़रूरी नहीं है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मिर्जे की माँ को नीरू बैंड का टीका लगाने जाता हूँ। इसका पुत्र वारदातिया और जागीरदारों का मुंह जोर करिंदा है, मगर मैं इस बूढ़ी औरत को यहाँ आने की तकलीफ से बचाने के लिए तीसरे चौथे दिन चला जाता हूँ। अस्पताल के स्टाफ में कोई आदमी मिर्जे के घर जाना पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे ही सवाब कमाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। बाय द वे, मुझे सवाब कमाने का भी कोई शौक नहीं है। ये था मेरा मुकम्मल तारुफ और मिर्जे के घर में ऐन वक्त पर पहुँचने का सबब। अब तुम अपनी दुख भरी दास्तान, जिसमें मर्द को जालिम और औरत को मजलूम साबित किया गया हो, अलिफ से लेकर ये तक सुना डालो। जी चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, जी चाहो तो तुम्हें रात यहाँ गुजारने और सुबह रुखसत होने का हुक्म सादिर कर दूंगा। वो आंखें झपके बगैर उसे देख रही थी और इसके लबों से अदा होने वाला लफ्ज़ लफ्ज़ दिल में उतार रही थी। ऐसे में उसे अपना मुकाम भूलने लगा था। इसके खामोश रहने पर डॉक्टर मुनव्वर अली ने दुरुस्त लहजे में अपना हुक्म दोहराया। वो कुछ देर तक अल्फाज मुजतमे करती रही, सोचती रही कि क्या बताए और क्या छुपाए। थोड़ी देर बाद उसने कुछ न छुपाने का फैसला करके सर उठाया और पसे मंजर और सियाकुस बास समेत अपनी ज़िंदगी की कहानी दरिया चनाब की लहरों से छेड़कर डॉक्टर मुनव्वर अली से हादसा की मुलाकात तक बयान कर दी। डॉक्टर मुनव्वर शाह का हौसला समादीद नहीं था। वो जब तक बोलती रही वो गोद में रखी किताब से खेलता रहा और लब बस्तगी के आलम में पूरे इन हमाक से सुनता रहा। रात वक्त के बदन पर तारीख की चोली बदल रही थी। जब वो दोनों चांदनी का गुस्ल करते हुए लब बस्ता बैठे अपनी अपनी सोचों से नबर्द आजमा थे। खामोशी का तवील दौरान डॉक्टर मुनव्वर अली के भारी और कदर बेतासुर आवाज़ के तिलिस्म से टूटा, तुम तो वाकई दुखी हो। औरत ज़माने को और ज़माना मर्द को डसता है, जबकि तुम्हें सांप जैसे मर्दों ने डस लिया। मगर खैर, ये कोई ऐसी नई कहानी भी नहीं कि इस पर मातम किया जाए। तुमने जो गलतियाँ की उस उम्र की लड़कियाँ उम्मी तौर पर करती रहती हैं और खमियाजे भुगतती रहती हैं। तमदुन ने हथेली की पूंछ से आंखें की नमी पूछी, उम्मीद भरे अंदाज में पूछा, सर क्या मेरी मदद करेंगे? वो चौंका, हाँ, क्यों नहीं, मगर मदद का तयन तुम्हें करना होगा। मैं समझी नहीं सर। यही कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बचा लें सर। वो घिघी आई, किससे? डॉक्टर की कड़ी नजरें उस पर जम गई। वो गड़बड़ाकर खाली खाली नजरों से डॉक्टर को देखने लगी। मर्दों से यही कहना चाहती हो ना? डॉक्टर ने ताई तलब की। इसने सर हिलाया तो बोला, संभलते ही मर्द करने लगोगी फिर? वो ना समझते हुए हैरानी से देखने लगी। डॉक्टर ने मुंह बनाया, मगर ये मुमकिन नहीं है। यहाँ कदम कदम पर औरतें और मर्द मौजूद है। सांपों, कुत्तों और भेड़ों से बचा जा सकता है, मगर इंसानों से नहीं। वो मायूस हो गई, बोली, मगर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ऐसा दूसरी सब औरतों से नहीं हो रहा सर। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारे साथ लोग इसलिए खेलते रहे कि तुम लावारिस थी? इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया, यानी तुम किसी मर्द की पनाह चाहती हो? इसने फिर इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर के लबों पर सफाक से मुस्कुराहट तैर गई। बोला, जिससे डरती हो उसी से तहफ़्फ़ुज़ मांगती हो। और वो हंसी हो गई। सर मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मगर जो ज़िंदगी गुज़श्ता चंद महीनों से गुजार रही हूँ इससे मौत बदरजा बेहतर है। मैं बाबा गामन के पास जाना चाहती हूँ, मगर जानती हूँ कि वो मुझे एक पल के लिए भी घर में टिकने नहीं देगा। मुझसे जितनी मोहब्बत करता था उससे कहीं ज़्यादा नफरत करने लगा है। दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ मुझे पनाह मिल सकती हो। मेरा कोई अपना नहीं, कोई भी नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर मैं पढ़ भी नहीं सकती। मैं गंदी नहीं, अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, मगर लगता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? डॉक्टर मुनव्वर अली की सफाक मुस्कुराहट उसे बदन चीती महसूस हो रही थी। सर झुकाकर रोने लगी। डॉक्टर ने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये लड़की, रोना बुज़दिली है। बुज़दिल अपनी ज़िंदगी भी गुजारने के काबिल नहीं होते। किसी के लिए क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है, अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ कि इस बारे का क्या इरादा रखती हो? इसे चंदू के पेट की तरफ इशारा किया। उस शर्म से ज़मीन में गड़ गई। कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, जिस तरह मेरा गलीज़ वजूद किसी औरत के पेट में डाला गया था, ऐसे ही मेरा पेट भी किसी हरामजादे के बदन से भर दिया गया है। जो ज़िंदगी मैं गुजार रही हूँ, चाहती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी कोई ना गुजारे, वो सांस लेने से पहले ही मर जाए, यानी अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। डॉक्टर का लहजा जहरखंद हो गया। इसने सर हिलाया, जी सर, ये तो कत्ल होगा।
डॉक्टर ने कत्ल लफ्ज़ पर खुसूसन जोर दिया। जी सर, मैं तो सोचती हूँ कि मेरी जैसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। डॉक्टर ने पूरी शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की उम्र में मुश्किल 4-5 माह है। इस मौका पर किए जाने वाला DNC बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। बाद औक़ात यही पेचीदगियाँ हमेशा के लिए बाँझ कर देती हैं। नहीं लड़की, मैं किसी भी मारूज़ी हालात में इस कदी अमल के हक़ में नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कत्ल और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। दूसरी बात ये कि आने वाला बच्चा ख़ताकार नहीं, ख़ताकार तुम हो, या तुम्हारी लाश पर मौज उड़ाने वाले एक बच्चे को नहीं दी जा सकती। तीसरी बात यह है कि ये तय नहीं कि जो ज़िंदगी तुमने गुजारी है उस बच्चे का मुकद्दर भी हो। मेरी बात समझ रही हो ना? जी सर, मैं समझ रही हूँ, मगर लोग नहीं समझते। लोगों ने कदम कदम पर मुझे हराम की फूई कहकर मजाक व तज़हीक उड़ाई है। ज़माना इस पर भी कह के लगाएगा, लफ्ज़ बदल बदल कर चीर के लगाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम जो करना चाहो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर मैं जुल्म को जुल्म रोकने का रवादार नहीं हूँ। इसके लहजे की खुनकी में बेहद इजाफा हो गया, और तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। वो सहम गई। चंद सानियों में वो सभी चेहरे नज़रों में घूम गए जिनसे पीछा छूट गया था, मगर उनका खौफ अभी तक ज़हन पर मुसल्लत था। अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूँगा, इसने कांपती आवाज़ में पूछा। आप क्या चाहते हैं सर? डॉक्टर मुनव्वर अली के लबों पर फिर शफ़ाक मुस्कुराहट दिखाई दी। बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। चंदू के रगों में खून मुंजमद होने लगा। आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा वजूद मुझ पर बोझ है, कोई ठोर ठिकाना भी नहीं। मैं कैसे? मेरी बात पूरी होने दो। अगर तुम मेरी मर्जी पर चलना चाहो तो मैं मदद करूँगा, वगरना नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। रही बात किसी मुआशरा हरामजादा ना कहे, तुम इसका बंदोबस्त भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे अक़द कर लेता हूँ, इस बच्चे को अपना नाम दे देता हूँ। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अमली तौर पर मेरी बीवी नहीं होगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हम यही जाहिर करेंगे, डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा। इस तरह बच्चे को मेरा नाम मिल जाएगा और ये राज मेरे सीने में दफन हो जाएगा। जानते हो कि तुम इस अनदेखे बच्चे से नफरत करती हो, और ऐसा होना गैर फितरी भी नहीं, मगर कत्ल गैर फितरी और गैर इंसानी अमल है। मेरी बातें समझ रही हो ना? वो खालिद ज़ैनी की कैफियत में उसे देखकर इस बात में सर हिलाने लगी। वो सिलसिला कलाम जोड़ता बोला, अगर तुम्हारी नफरत कायम रहेगी तो बच्चा किसी बाँझ की गोद में डालकर तुम इसके तरद्दुद से निजात दिला दूंगा। मेरा एक दोस्त कई सालों से बच्चा अडॉप्ट करने के चक्कर में है, मगर इससे कामयाबी नहीं हो पा रही। तुम्हें तलाक देने के बाद किसी नर्सिंग स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। नर्सिंग के कोर्स के दौरान सरकारी वजीफा मिलता है, जिससे ज़िंदगी की गाड़ी बआसानी चलती रहती है। महफूज रहाइश और 4 साल कोर्स की तकमील के बाद बआसानी नौकरी भी मिल जाती है। तब तक तुम कोई मुनासिब सा लड़का देखकर शादी कर लेना। क्योंकि तुम अच्छी ज़िंदगी की ख्वाह हो, महफूज रहना चाहती हो, इसलिए मैं इस तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चाहो तो ठीक, ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। वो भूचक्की रह गई। उसे डॉक्टर मुनव्वर अली की मामले फहमी और मनसूबाबंदी पर हैरत अमेज़ खुशी हुई। बोली, सर आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर ने जवाबन आंखें मूंद दी। ऐसे में चंदू की निगाह उसकी बंद आंखों पर पड़ी। बाएं आंख ने चौंका दिया, जिसमें झटका सा लगा। उसने आंखें मलकर देखा। जो देखा था वही सच था। सच क्या था? वही जो उसे हमारे हाथ की वेदी में मामूल रिजवान ने बंद आंख पर उंगली रखकर बताया था। एक बार की चंदू का दिल वो पूरे इत्मीनान से मुनव्वर हो गया। लंबी सांस फेफड़ों में उतारी और दिल में सर उठाने वाली तशकीक के नन्हे कांटों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर मुनव्वर अली शाह ने एक ज़रा तवक्कुफ के बाद कहा, तुम मेरे एहसान को यकीनन भूल जाओगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले भी कई लोगों ने एहसान फरामोशी की रवायत कायम कर रखी है। मगर मुझे ये तलब नहीं कि तुम तमामों में मुझे झुक झुक कर मिलती रहो या एहसान मंदी के खोखले इजहार मेरे मुंह पर मारती रहो। मैं तुम्हें नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करने तक अपने घर में बर्दाश्त करूँगा और फिर कभी तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहूँगा। अगर तुम अपने आप को संभाल लिया तो ठीक, वरना पलट कर यहाँ आने की मोहलत नहीं दूंगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? चूँकि वो सोच में उमरा हयात के हवेली से निकलते हुए इसका हैंडबैग उसके हाथ में था। रिजल्ट कार्ड उसी हैंडबैग में था जो न जाने कहाँ रह गया था। उसने पूरी तौर पर याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। बेचारगी से बोली, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड था, वो भी खो गया। वो बोला, रोल नंबर याद है? इसे इस बात ने सर हिलाया। जी सर, 2291। मैं कल डिस्पेंसर को भेजकर बोर्ड से डुप्लीकेट कार्ड निकलवा लूँगा। अब तुम कमरे में जाकर सो जाओ। छोटे कमरे में बड़ा बिस्तर पड़ा है, निकाल लो। रात के पिछले पहर में खासी सर्दी हो जाती है यहाँ। जब तक नींद ना आए तब तक मेरी पेशकश के बारे में सोचता रहना। और हाँ,
तुम पढ़ी लिखी हो, अपने फ़ायदे और नुकसान की सोच रखती हो, इसलिए फैसला कर लोगी। इसमें खौफ में मुब्तला न रहना कि मैं उन मर्दों जैसा हूँ जिन सब तो तुम्हारा वास्ता पड़ा है। आई एम डिफरेंट केस। वो उठी, चंद कदम चलकर रुकी, मुस्तफसर हुई। सर मैं चाय बना लूँ? हम मगर सिर्फ अपने लिए, इसने कहा और पैंजी पर तय करके रखा हुआ खेस खींच कर तान लिया। वो किचन में आकर चाय तैयार करने लगी। इसका जहन गुंबदे बेरोजन बना हुआ था, जिससे डॉक्टर मुनव्वर अली की भारी मगर दिल में उतरने का वस्फ रखने वाली आवाज़ टकरा रही थी। चूँकि उसके पास इस पेशकश को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसने सेल में बैठे बैठे ही दिल में उसकी बात मानने का फैसला कर लिया था। अगरचे वो बच्चा जनने के हक में कतई तौर पर नहीं थी, मगर वो डॉक्टर मुनव्वर अली का अटल रवैया देखकर नाचार आमादा हो गई थी। इसके जहन के निहा खानों में तशकीक संपोली की तरह किलबिला रही थी कि मुबादा डॉक्टर मुनव्वर अली उससे शादी का ख्वाहिशमंद तो नहीं। उसे सोचा कि ऐसा था तो कोई मुजायका नहीं था। वो वजीब पुरकशिश और अमीर शख्स था। बदबूदार लोगों के हाथों में खिलौना बनकर चकराने से उसका कुर्ब बेहतर और महफूज था। वो बिस्तर में गिरकर जब तक जागती रही, आने वाले दिनों की पेशबंदी करने के बजाय गुजरे हुए अय्याम की तलखियों पर कुड़ती रही। इसको जल्द ही अपनी तशकीक पर शर्म आने लगी। आने वाले चंद ही दिनों में डॉक्टर मुनव्वर अली की तह दर तह छुपी शख्सियत उस पर आश्कार होने लगी। वो इंतहाई रूखा, तल्ख और लापरवाह इंसान था। इसके बावजूद कि चंदू माही ने उसके वीरान क्वार्टर का नक्शा बदल दिया, किचन संभाल ली और ज़िंदगी को निस्वानी तरतीब से आरास्ता कर दिया। इसने एक बार भी चंदू को बनज़र गौर देखा और ना ही इसके अंदाज़े आराइश पर राय देने की जहमत की। हॉस्पिटल से आकर सो जाता, बेदार होकर मुताले में मगन हो जाता, फिर खाना खाकर लगे बंदे मामूल के मुताबिक सो जाता।